यूपी में कहां क्या क्या घटित हुआ है, सब कुछ हम जानेंगे नॉन स्टॉप खबरों में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच, आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज चैनल। शुरुआत करते हैं मौसम अपडेट से। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की अगर माने तो 2 से 3 दिनों के दौरान यूपी उत्तर पश्चिमी और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपको बता दें, पारा और भी डाउन या नीचे जाने वाला है। स्काईमेट के अनुसार ये सब जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही हम दिखा भी रहे हैं। और इसी के साथ ही बता दें, स्काईमेट के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं है। आपको बता दें, ये लौटता मानसून है जो बारिश करता है। इसी के साथ ही 23 नवंबर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। कहीं कहीं भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसका असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बीते दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। लोगों ने अपने स्वेटर भी निकाल लिए। इसी के साथ ही जो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं उनको लेकर जेएमएच न्यूज चैनल अपील करता है कि टोपी, मफलर और शॉल लेकर अवश्य टहलने जाएं। खैर, अब बात कर लेते हैं यूपी में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। योगी सरकार ने विगत दिन 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। और आपको बता दें, जिनमें उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी पद पर तैनात दिव्यांशु पटेल को विशेष सचिव खाद्य और सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अपर आयुक्त है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश बनाया गया। वहीं राहुल सिंह अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यूपी। वहीं लखनऊ से विशेष सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग बनाए गए हैं, जबकि बदायूं के मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज इसी पद पर उन्नाव भेजे गए हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी में डाटा सेंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आपको बता दें, डाटा सेंटर बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क MOU के तहत सूचनाओं को प्रदेश के सभी जनपदों में एज डाटा सेंटर के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्य सचिव का एक बयान आ रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से ग्लोबल डाटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। तो आपको बता दें, सरकार प्रत्येक जनपद में डाटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। MOU के बाद प्रदेश में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। डाटा केंद्रों का यह मजबूत नेटवर्क डाटा वेयर हाउसिंग और IT सेवाओं का निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए उद्यम और उनकी डिजिटल आवश्यकताओं के बीच की खाई को समाप्त करेगा। बता दें कि दुनिया भर में विभिन्न डोमेन में काम करने वाले उद्योगों के लिए यह डाटा केंद्र परिणाम और विकास के अवसर प्रदान करते हुए तेजी से और कुशल कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। इसी के साथ ही इस अवसर पर आपको बता दें, इन्फोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जनपदों में फैले 750 डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अभी डाटा केंद्र आपको नोएडा में देखने को मिला था, अब इसी के छोटे छोटे केंद्र उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में देखने को मिलेंगे। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर गाजियाबाद में पहले से ही चालू कर दिया गया। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब बात कर लेते हैं, यूपी में नगरीय निकायों के आरक्षण में अभी 1 और सप्ताह का समय लगेगा। नगर विकास विभाग ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग से आरक्षण के बाद निकायों की अंतिम सूची 1 सप्ताह में सौंपने के लिए कहा है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को बुलाकर नगरीय निकायों के आरक्षण की सूची में हो रहे विलंब का यह कारण पूछा, वजह पूछी। प्रमुख सचिव ने आयोग से 1 सप्ताह का और समय मांगा है। यूपी में 763 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण तय होने के बाद निकायों की सूची का इंतजार है और इसके बाद ही चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा। क्योंकि ज्यादातर नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी के पहले सप्ताह में व कुछ का कार्यकाल दूसरे सप्ताह में समाप्त हो रहा है और इसलिए आयोग को इससे पहले चुनाव कराना है। चुनाव कराने के लिए आयोग को न्यूनतम 35 से 36 दिन का समय जरूरी होता है, किंतु अभी तक निकायों की सूची ही सरकार को नहीं मिली है। खैर, बड़ी खबर थी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जो हमने जानी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूपी से हर बड़ी खबर पर हमारी रहती है नजर। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि PPP PPP मॉडल पर यह सुविधा उन्हें दिलाई जाएगी। खासकर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इससे सबसे अधिक राहत मिलने वाली है। दरअसल यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आता है कि सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान को प्रदेश में बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है और अभी तक सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं है। अब सभी सरकारी अस्पतालों में यह जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे अस्पताल जहां गर्भवती महिलाएं अधिक संख्या में आ रही हैं, वहां सबसे पहले यह सुविधा दी जाएगी और इसी के साथ ही गर्भवती महिलाओं को अल्पाहार की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
तो एक बड़ा बयान जो है निकल कर आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनकी ओर से। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती आज जो है मनाई जा रही है। नेताजी की जयंती पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कई दिग्गज जो है आपको बता दें इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सपा प्रमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर सत सत नमन। वही डिम्पल यादव ने लिखा है कि धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर सत सत नमन। इस आपको बता दें इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं आपको बता दें अब अगली खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। दरअसल यूपी को मेडिकल हब के तौर पर पेश करने के उद्देश्य से बड़ी तैयारी हो रही है। आपको बता दें योगी सरकार प्रदेश के मध्य और पश्चिमी यूपी को बी फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में जो है डेवलप करने जा रही है। और इससे क्या होगा, इससे न केवल प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज, दवा और जांच मुहैया होंगी बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल पाएगी। खबर आपको बता दें यूपी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री की ओर से जो है रुख किया गया है। योगी सरकार प्रदेश के मध्य और पश्चिमी यूपी को बी फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित करेगी। सरकार मेडिकल कंपनी को जो है ब्याज पर सब्सिडी, कुल लागत पर जो है सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क पर जो है छूट देने वाली है। इसके साथ ही जो है यूपी में बनी मेडिकल डिवाइस और दवाएं विदेशों में सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का इस क्षेत्र में बड़ा ऐलान है। अब बात कर लेते हैं पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है कार्रवाई का अभियान जारी है। आपको बता दें वाराणसी में तैनात उप निरीक्षक अजय यादव को गोली मारकर उनकी सर्विस पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाशों को ऑपरेशन पाताल लोक के तहत जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई इस दुस्साहसिक घटना के बाद वाराणसी कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया था। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के उस हौसले को भी दोहरा रही है जो बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद मुख्य आरोपित विकास दुबे और उसके जो है अन्य साथियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने दिखाया था। लगातार यह अभियान चल रहा है। योगी सरकार में 20 मार्च 2017 से अब तक जो है कुल 168 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। खैर अब बात कर लेते हैं मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में एक बात निकलकर सामने आई, ये चौंकाने वाली है। प्रदेश भर में जो है 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, ऐसी जानकारी आई है। उनमें 1500 से अधिक मदरसे नेपाल बॉर्डर से सटे जनपदों में है। 74 मदरसों में जब उनकी आय का स्रोत पूछा गया है तो उन्होंने जकात बताया। वहीं अब पता लगाया जाएगा कि इन मदरसों में जकात कहां से मिल रही है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ जाता है। ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं उनकी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस मामले पर जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आ रहा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मदरसों के माध्यम से जो है असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे सभी मदरसों को चिन्हित किया गया है। खैर अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये अपडेट जो है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी में शामिल हुए उम्मीदवारों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका अब इंतजार खत्म हो चुका है। जानकारी मिल रही है कि यूपी पीईटी 2022 परीक्षा के रिजल्ट को जो है रिजल्ट की आपको बता दें आंसर की जारी कर दी गई है। कैंडिडेट्स अपने एग्जाम आपको बता दें रोल नंबर के साथ ही आंसर की को देख सकते हैं। यह आंसर की आपको बता दें आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। और भी अपडेट के लिए आपको इस साइट पर लगातार विजिट करते रहना चाहिए। आपको बता दें इस साल उत्तर प्रदेश पीईटी भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य में 10,000 से अधिक ग्रुप सी और डी पदों को जो है भरा जाएगा। भर्ती के लिए मेंस परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाएंगी। प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार आपको बता दें जल्द खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो आपको बता दें जूनियर असिस्टेंट के पद पर निकली वैकेंसी के लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और एक बड़ी अच्छी खबर है, आपको बता दें इस वैकेंसी के माध्यम से 1,262 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो साइट जो ऑफिशियली है उस पर जाकर विजिट करना होगा और वहीं से जो है आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा जो पीईटी 2021 में फॉर्म डाले होंगे वही जो है इसको ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन चेक करने के बाद ही इन पदों के लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। खैर अब बात कर लेते हैं यूपी के सिद्धार्थ नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर बाल विकास परियोजना की ओर से आयोजित दुलार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जो है डुमरियागंज ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। और इस मौके पर मुख्य अतिथि जो है खंड विकास अधिकारी अमित सिंह ने जो है पोषण संबंधित जानकारियां जो है दी है। आपको बता दें अमित सिंह ने बताया कि
दुलार कार्यक्रम बच्चों के बहुमुखी विकास में सहायक होगा और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि आप सब जो है अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में अति शीघ्र जो है पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पोषण संबंधित पूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध करवाएं और इसी के साथ ही जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को कुपोषण संबंधित जानकारी अवश्य प्रदान की जाए। साथ ही जो है पोषण वाटिका, पोषण ट्रैकर और पोषाहार वितरण इत्यादि की जानकारी भी जो है प्राप्त की है। अब बात कर लेते हैं यूपी में निकाय चुनाव को लेकर क्या खबर निकल कर आ रही है। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। मतदाता सूची के जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में इस बार 4.27 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। वहीं इस बार के चुनाव में कई बदलाव भी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 4,27,40,000 से अधिक मतदाता शहर की सरकार को चुनने वाले हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद वोटरों की कुल संख्या बढ़कर 4,27,00,000 से ज्यादा हो गई है। अगर इससे पहले 2017 में हुए निकाय चुनाव पर गौर करें तो उसकी तुलना में इस बार पूरे प्रदेश में 91.44 लाख मतदाता बढ़े हैं। खैर, अब बात कर लेते जाते जाते कृषि मंत्रालय का एक बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किस्त लेने वाले हैं तो बड़ी ही गौर सुनिए। पीएम किसान के तहत किसी भी किस्त अवधि के लिए जारी किए गए लाभार्थियों की संख्या जो है अब 10 करोड़ किसानों के पार पहुंच गई है। शुरुआत में यह संख्या 3.16 करोड़ थी। भारत सरकार के मंत्रालय ने कहा है कि पीएम किसान योजना ने जो है 3 साल से अधिक समय के दौरान करोड़ों जरूरतमंद किसानों को सफलतापूर्वक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की है और यह राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक जो है 12 किस्तें जारी कर चुकी है। 13वीं किस्त आपको बता दें जनवरी या फरवरी के दौरान आपके अकाउंट पर देखने को मिल सकती है। लगातार बने रहिए। किसी भी खबर अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर करना होगा। बाकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।